So in last class we have completed the different economic system in the world, and in which we have decided the discussed the capitalist economic system, socialist economic system, and mixed economic system at last, and we have decided the communist economic system. Okay, so we have done all these economic system and discussed the condition of India since 1947 to till now. That इंडिया में 1947 के बाद से 1990 तक प्री रिफॉर्म एरा था, और इंडिया वाज मिक्स्ड एंड टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. एंड आफ्टर 1991 टिल 2004 क्या हो रहा था? इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, बट इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी. बट आफ्टर 2004 यूपी गवर्नमेंट आया विच हैज एम्फसाइज्ड ऑन एलपीजी. एलपीजी तो बढ़िया हुआ ही, साथ में दे हैव टेकन मेजर्स फॉर द social welfare. Clear? Then we have to discuss about the inequalities. तो inequalities क्या है? inequalities जो हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो inequalities बेसिकली दो टाइप की होती हैं. वन इज इकोनॉमिक एंड अनदर इज सोशल. या ये जनरल टर्म्स में कहा जाए, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस हैं, और उन वेरियस सेक्शंस में क्या है? आपस में मतभेद हैं, जो अंतर है, डिफरेंस है, दैट इज इन इक्वलिटी. क्लियर? differences among the various sections of the societies is known as inequality. Clear? Differences amongst the various sections of society is known as inequality. अब ये जो inequality है दो टाइप की होती है, that is economic inequality and another is social inequality. इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी क्या है? तो वही है डिफरेंट अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और जब इकोनॉमिक बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात करेंगे, इनकम, वेल्थ एंड एक्सपेंडिचर. क्लियर? देन अगर सोशल इनइक्वालिटीज की बात करें, सोशल इनइक्वालिटीज क्या है? डिफरेंसेस अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, देन रीजन, होता है नहीं है, एटसेट्रा. तो जो भी सोशल फैक्टर है इनइक्वालिटीज के, दे विल बी कंसीडर्ड अंडर द सोशल इनइक्वालिटीज. क्लियर? अभी देखो है क्या कि बोथ द इनइक्वालिटीज आर इंटर रिलेटेड. क्लियर? वही बहुत क्या होता है, अगर आपने देखा हो कोई गरीब आदमी अचानक से पैसे वाला हो जाए तो क्या होता है? आता है ना. पहले एक सोसाइटी है, क्लास, कास्ट, क्लास जो भी होती है, अगर उस क्लास से कोई बात नहीं करता है, बट इस ड्यू टू सम रीजन उस क्लास में क्या कोई बंदा अमीर हो जाए तो वो सबके साथ उठना बैठना शुरू कर देगा, वो हायर क्लासेस के साथ भी बैठना शुरू कर देता है. या फिर क्या हो, कोई गरीब आदमी हो, उसकी जान पहचान बहुत हो, नहीं लोगों की वो होती है, क्या बोलते हैं, लोकप्रियता. ठीक है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो तो भी क्या होता है, लोग उसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं. अगर किसी का सोशल स्टेटस अच्छा है तो भी क्या है, वो इन सब चीजों से ऊपर हो जाता है. अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो भी उसको अच्छी जान पहचान मिल जाती है. दैट मीन्स बोथ द इनइक्वालिटीज आर इंटर रिलेटेड. क्लियर? बोथ आर इंटर रिलेटेड. क्लियर?
नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया। देन वी विल डू द मेजरमेंट ऑफ inequalities. How do we measure the inequalities? And there are several methods to measure the inequality. मेजरमेंट ऑफ inequalities. क्लियर? तो फर्स्ट मेथड इज, यहां आप देखिए, टोटल पॉपुलेशन की बात करें, देन उनकी क्यूमुलेटिव इनकम की बात करें। क्यूमुलेटिव इनकम मतलब टोटल इनकम की बात करें। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं इनकम ऑफ टॉप 20%, यानी रिचेस्ट 20%, भाई ये 100 लोग हैं, 100 में ऊपर के 20 लोग जो है, क्लियर, उनकी इनकम कितनी? क्लियर? और अगर इंडिया के टर्म में बात करें, ऑलमोस्ट इट वेरीज टू 45%। या बेसिकली ये मैं कहूं आपसे, ये एक डेटा है आपको सिखाने के लिए। क्लियर? इसको आप एग्जैक्ट डेटा नहीं लेंगे क्योंकि डेटा चेंज होता रहेगा। अभी नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, देन आई विल डिस्क्राइब यू द वेरियस डेटास। क्लियर? देन पुअरेस्ट 20%। पुअरेस्ट 20% कौन होंगे? नीचे से 20%। और इनकी इनकम मान लीजिए कितनी है? 8%। तो इनके बीच में जो रिचेस्ट और पुअरेस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, the higher the difference shows the higher inequalities. क्लियर? ये समझ आ गया? ठीक है। जैसे एक कंट्री, एक ये तो मान लो हम इंडिया मान लें, ये मान लो एक कंट्री है एबीसी, ठीक है। यहां पे जो रिचेस्ट 20% लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं? 60%। और जो पुअरेस्ट है उनको 2% मिल रहा है। तो यहां पे क्या है? यहां पे डिफरेंस ज्यादा है। यहां डिफरेंस है 58 का, और ये नंबर क्या है? और यहां पे डिफरेंस कितना है? 37 का। क्लियर? तो जितना इनमें डिफरेंस ज्यादा होगा उनमें इनइक्वालिटीज भी ज्यादा होंगी। दैट मींस कंट्री एबीसी विल हैव द हायर इनइक्वालिटी। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, डन। That means higher the income difference shows higher inequalities. Clear? ये बात समझना। देन इसके बाद हम एक लेते हैं, कौन सा? क्वांटाइल रेशियो, क्विंटाइल रेशियो। सेकेंड वन इज क्विंटाइल। क्या है? जो हम लोग इनइक्वालिटीज किसमें मेजर कर सकते हैं? रेशियो में भी मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्विंटाइल रेशियो। इसमें क्या करना है? इनकम ऑफ टॉप 20%, देन इनकम ऑफ बॉटम 20%। क्लियर? इनकम ऑफ टॉप 20% एंड इनकम ऑफ बॉटम 20%। क्लियर? तो इनकम ऑफ टॉप 20% मैंने आपको क्या बताई थी? 45, और बॉटम की 8। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई? 5% में था, तो ये 5.6 हो जाएगी। अब देखो इसका कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती, बिकॉज परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, तो क्वांटाइल रेशियो कितना हो जाएगा? 5.6। और ये क्वांटाइल रेशियो जितना ज्यादा होगा इनइक्वालिटीज भी उतनी ज्यादा होगी। भाई देख लो भाई, आपने अगर मैं 60/2 कर रहा था तो कितना आ रहा था? 30 आ रहा था। क्लियर? यहां 30 आ रहा तो 30 में क्या शो कर रहा था? मैंने पहले ही बताया था, हायर द डिफरेंस विल हैव हायर द इनइक्वालिटीज, एंड यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो इट विद क्विंटाइल रेशियो। ये बात क्लियर आ गई। देन इसी तरीके से चलता है डेसाइल रेशियो।
इसी का ही सब पार्ट समझ लो क्विंटाइल का। एक है डेसाइल रेशियो एंड अनदर इज क्वार्टाइल रेशियो। डेसाइल रेशियो एंड क्वार्टाइल रेशियो। डेसाइल रेशियो में क्या है, इनकम ऑफ टॉप 10%, देन इनकम ऑफ बॉटम 10%। क्वार्टाइल में जाओगे तो इनकम ऑफ टॉप 25% एंड इनकम ऑफ टॉप बॉटम 25%। दिस इज योर डेसाइल रेशियो एंड क्वार्टाइल रेशियो। क्लियर? सो यू हैव टू नोट दिस ऑल। हिल गया क्या ये? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पाल्मा रेशियो। आफ्टर द क्विंटाइल, डेसाइल एंड क्वार्टाइल रेशियो, नेक्स्ट वन इज पाल्मा रेशियो। हाँ, given by गैब्रियल पाल्मा। क्लियर? अब देखो गैब्रियल पाल्मा ने क्या कहा कि कहता है कि भैया जो इनइक्वालिटीज हैं वो मिडिल क्लास में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती। आप जनरली भी देखो जो रिच क्लास है वो बहुत रिच है, पुअर क्लास थोड़ी सी पुअर है, बट जो मिडिल क्लास है, एक मिडिल क्लास सोसाइटी में लोगों के एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट बराबर ही होते, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तो डिफरेंसेस कहां होंगे? ओनली टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो पाल्मा रेशियो के लिए क्या करना है? पाल्मा रेशियो के लिए इनकम ऑफ टॉप 10%, देन इनकम ऑफ बॉटम 40%. This is to be given according to Palma ratio. ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था? He found the maximum inequalities between top and bottom, but in middle class there is no such higher inequalities. Clear? ये बात समझ में आ गई। अब आज का जो सबसे बढ़िया टॉपिक है वो है लॉरेंस कर्व। क्लियर? नेक्स्ट इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व गिवन बाय एमओ लॉरेंस। क्लियर? किसने दिया है? लॉरेंस कर्व ने। अब लॉरेंस कर्व में क्या है देखो, बेसिकली 0% और ये 100%, 0% और 100%। यहां पे क्या लेना है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, देन ये क्या है? क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन। ऑलमोस्ट ये मिड में रहेगा 50, यहां भी ऑलमोस्ट मिड में 50 रहेगा। यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 40 होगा, 60, 70, 80, 90। क्लियर? ऐसे यहाँ ही बन जाएगा 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90। अब ये जो दिया है ये क्या दिया है? परसेंटेज। क्लियर? यहां पे क्या है? ये पूरी पॉपुलेशन है और ये पूरी इनकम। ठीक। अब इसमें बीच में अगर डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए, स्ट्रेट डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए, दैट इज, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेलिटी। लाइन ऑफ इक्वेलिटी। भाई जितने 10% लोग हैं क्या कर रहे हैं?
10% इनकम, 20% लोग 20% इनकम। अगर आप कर्व बनाओगे कहीं से भी तो ऐसे ही तो बन रहा होगा। क्लियर? तो बेसिकली जो लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी? सीधी जाएगी। अब ये जो बीच से आपने लाइन बनाई कितने डिग्री एंगल पे बन रही है? 45 पे बन रही है, तो इसको हम 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 45 डिग्री लाइन। बेसिकली ये जो लाइन है डायगोनल, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो डायगोनल है, डायगोनल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डायगोनल क्या कर सकता है? डायगोनल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये 45 डिग्री क्या है? लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी। इसको यहां पे एब्सोल्यूट डाल सकते हो, लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी। अब इंडिया के केस में मैंने क्या बताया था? इंडिया में जो बॉटम 20% थे वो कितना कमा रहे थे? 8% थे ना। तो कुछ ऐसे जा रहा होगा भाई, 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, कहां तक जाएगा? 20%। ठीक है। और जो टॉप 20% थे वो कितना कमा रहे थे? 45%। बॉटम के तो मतलब क्या हुआ? अगर टॉप के 20% लोग कितनी कमा रहे हैं? 45% कमा रहे हैं, तो बचे हुए 80% कितना कमा रहे होंगे? 55% तो कमा रहे होंगे ना भाई। अगर मैं कहूं पुअरेस्ट 20% इक्वल्स टू 8% बताया था मैंने, देन रिचेस्ट 20% 45%। तो भैया अगर रिचेस्ट 20% 45% इनकम हेल्ड करते हैं तो बचे हुए 80% कितनी हेल्ड कर रहे होंगे? ठीक है। और वो कैसे होंगे? वो होंगे पुअरेस्ट 80% तो होंगे, दे कंप्राइज फॉर 55% ऑफ टोटल इनकम। बेसिकली क्या पॉपुलेशन मैंने बताई आपको? 80%। और इनकम कितनी है? 55। 80% लोग कितनी इनकम ले रहे हैं? 55% ले रहे हैं। बन गया। तो अब जो बचा हुआ एरिया ये किसके लिए? ये टॉप 20% के लिए। क्लियर? बेसिकली अगर मैं आपको ये बना लिया होगा आपने, ठीक है। और दूसरा मार्कर का ये क्या है? बॉटम 20% के लिए। ठीक है। दिस इज फॉर टॉप 20%। ये जो टॉप 20% लोग थे क्या, वो इतनी इनकम ले रहे थे। बट वहीं पे जो बचा हुआ मामला ये किसके लिए? दिस इज फॉर टॉप 80, बॉटम 80%। बॉटम 80% में ये एरिया भी कंप्राइज हो जाएगा। ये जो 20% वाला एरिया है ये भी कंप्राइज हो जाएगा। अब देखो होता क्या कि हमको एक कर्व बनाना है। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा था, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इनको जोड़ते हुए हमें एक कर्व बनाना है। क्लियर? दिस इज नोन एज लॉरेंस कर्व इन टर्म्स ऑफ इंडिया। क्लियर? दिस इज लॉरेंस कर्व। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लॉरेंस कर्व। अब देखो, जितना ही लाइन ऑफ इक्वलिटी से इसका डेविएशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इनइक्वलिटीज होंगी। हायर द इनइक्वलिटीज शोज द मोर डेविएशन, या बोल सकते हैं क्या, हायर द डेविएशन शोज हायर इनइक्वलिटीज। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इंक्लिनेशन में होता तो भी इनइक्वालिटीज होती, लेकिन गरीब कमा रहे होते। सब कमा रहे थे वहां पे, सब कमा रहे थे। अमीर भी तो कमाएगा ना। ऐसे भाई ऐसा थोड़ी नहीं ये वाले लोग नहीं कमाएंगे, वो कम कमाएंगे। वो बात अलग है। ठीक है, ये बात सामने आ गई। लॉरेंस कर्व समझ में आया? तो लॉरेंस कर्व बना लो अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई मसला नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट इज योर गिनीज कोफिशिएंट. गिनीज कोफिशिएंट फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटीज. Gini's coefficient for measuring inequalities. तो क्या है गिनीज कॉफिशिएंट? इसको डिनोट किया जाता है जी से, और इट इज गिवन बाय कोरेडो गिनी. किसने दिया है? कोरेडो गिनी ने दिया है. इट इज गिवन बाय कोरेडो गिनी. अब ये क्या है? इट इज अर्थमेटिक मेजर ऑफ इनइक्वालिटी. क्या है? इट इज अर्थमेटिक measure of inequality based on Lorentz curve. ठीक है, ये अर्थमेटिक मेजर है बट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉरेंस कर्व. ये बात समझ में आ गया. अब देखो इसको कैसे निकालते हैं. गिनी कोफिशिएंट को कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए क्या करना है? हियर इज योर जी. देखो अगर मैं बात करूं किसकी? गिनी कोफिशिएंट की. तो गिनी कोफिशिएंट कैसे मेजर करते हैं? एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व. क्लियर? ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व अपॉन एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन. यानी ये पूरा एरिया. समझ रहे हो? एक बार इतना एरिया, एक बार ये पूरा का पूरा एरिया, दोनों का रेशियो निकालेंगे. अच्छा ये बात देखो, अगर मैं कहूं एरिया अबव द 45 डिग्री लाइन तो क्या फर्क पड़ेगा? बराबरी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो समटाइम्स यू विल ऑल्सो फाउंड दैट एरिया अबव 45 डिग्री लाइन. दिस इज योर गिनीज कोफिशिएंट. अगर आप जनरली इसको देख रहे होगे, क्लियर? जनरली अगर आप देखो तो ये कितना पोर्शन होगा? ये होगा 1/3 होगा. ठीक है, दिस इज द 1/3. अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखी जाए इनइक्वालिटीज तो कितनी है? अराउंड, देखो जो आपका गिनी कोफिशिएंट है, पहले तो गिनी कोफिशिएंट जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है. भाई देखो मिनिमम क्या हो सकती है? अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वलिटी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? सुपरपोज हो जाए. सुपरपोजिशन समझते हो? एक के ऊपर एक आना. तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो इनइक्वालिटी क्या होगी? 0. और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? बोथ द एरियाज आर सेम, दैट इज 1. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो क्या कोई भी कंट्री ऐसी हो सकती है जहां पे ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक मेट हो जाए? इज देयर एनी कंट्री विच कैन मेट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? ऐसा पॉसिबल है क्या? इन दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशन को मेट कर जाए कोई कंट्री? नहीं, इन बिटवीन रहती है. इन बिटवीन रहेगी. दैट मीन्स नन ऑफ द कंट्री कैन अचीव दिस सिचुएशन विद द कंडीशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम. ना तो किसी को 0 मिलेगा, ना ही किसी को 1 मिलेगा. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कितनी है? 0.1, 0.3, 0.5 और 0.8.
कितनी होगी? 0.35। 0.3। भाई जीरो क्या शो कर रहा है? कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। और 1 क्या शो कर रहा है? इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक। और अगर अकॉर्डिंग टू HDR देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इनइक्वालिटीज इन इंडिया आर 0.35%। कितनी है? 0.35%। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? ये HDR इंडिया की HDR की रिपोर्ट है। क्लियर? बट देखो वहीं देखा जाए यूएसए की कंपैरिजन में इंडिया का इतना है, और जो यूएसए है, यूएसए में क्या है? यूएसए में इनइक्वालिटीज है 4.1 अराउंड। 4.1 कैसे रखते हैं? वहां ज्यादा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज इनइक्वालिटीज आर लेस। 4.1% है। हाँ 0.41। अब ठीक है। हाँ, गिनीज कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में इनइक्वालिटीज कम होती हैं, बट यूएसए में क्या है? ऐसा नहीं। क्लियर? लेकिन अब इसका देखो मसला क्या है। ये साफ कर दूं मैं इधर वाला, ये नोट करना एरिया भी। अगर मैं आपको बताऊं तो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से अमेरिका का खर्चा कितना था? 75,000। और इंडिया में क्या है? 7,000, 9,000 मान लो। क्लियर? अब वहां इनइक्वालिटीज जो कम होती हैं तो वहां फिर भी आदमी 20 से 25,000 के आसपास होगा। बट अगर इंडिया में इनइक्वालिटीज कम हुई तो क्या हो जाएगा? यहां खाने के बिल आले पड़ जाएंगे। दैट्स वाई इंडिया में इनइक्वालिटीज ज्यादा परेशान करती हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएसए। अब समझ आया? तो यूएसए में क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में इनइक्वालिटीज हैं बट वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, बट इंडिया जैसी कंट्रीज में क्या होंगी? ये इनइक्वालिटीज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है? अब ध्यान रखना, लॉरेंस कर्व जो होता है आपका, ये आपने एक देखो किस पे डेवलप किया? इनकम के अकॉर्डिंग डेवलप किया। देन इट कैन बी ऑल्सो क्रिएटेड ऑन एक्सपेंडिचर। भाई कौन कितना खर्च करता है? कि भाई टॉप 10% लोग कितना खर्च कर रहे हैं, टॉप 20% कितना लोग खर्च कर रहे हैं, या बॉटम 20 लोग कितना खर्च कर रहे हैं। तो सारा रेशियो निकाल के हम ऐसे डेटा निकालेंगे और एक कर्व बना सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द लॉरेंस कर्व ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है? ये हो गया। अब देखो अगला है हमारा इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अब ये साफ हो जाएगा। इनइक्वालिटीज इन टर्म ऑफ वेल्थ। और ये रिपोर्ट कौन देता है? दिस रिपोर्ट इज इशूड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल। दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल। क्लियर? अब देखो ये क्या कह रहा है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल कहता है टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन held for 51.5% of national wealth। जो इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं कितनी वेल्थ अपने पास रखते हैं? 51%। ध्यान रखना ये एक्सपेंडिचर के मामले में क्या हो सकता है? कम हो सकता है। बिकॉज देखो किसी के पास पैसा ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो खर्चा ज्यादा करे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। बट जिसके पास वेल्थ ज्यादा है वो खर्चा तो ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन वेल्थ तो ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो इंडिया में क्या है? इंडिया में टॉप 1% लोग क्या करते हैं?
51.5% नेशनल वेल्थ को हेल्ड करते हैं। अगर हम इसी तरीके से देखें टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड फॉर 77.7% ऑफ नेशनल वेल्थ। समझ रहे हो? मतलब 20% लोग ही 77% वेल्थ हेल्ड, 10% लोग ही, बाकी 90% लोग 23% में। क्लियर? ठीक। और देखो मजेदार, जो आपकी बॉटम 60% पॉपुलेशन है हेल्ड फॉर ओनली 4.8% ऑफ नेशनल वेल्थ। मतलब 100 लोग हैं और 100 लोगों में से जो एक अकेला बंदा है वो आधे ज्यादा करता है, वो 51% करता है। फिर कहा चलो ऐसा करते हैं 9 लोग और ऐड कर लो, 10 लोग हो गए, तो 10 लोगों में फिर 77.5 और बचे हुए 60 लोग कितना, 5 रुपए से कम में भी खर्चा चला रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 4.5 लेस देन 5% ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ जो अगर आपको लॉरेंस कर्व बनाया जाए तो कुछ ऐसे बनेगा, बहुत नीचे नीचे जाएगा। यहां पे क्या दिखेगी आपको, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा दिखाई देंगी इंडिया के लिए। ठीक है? करेंटली में अगर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ देखा जाए तो जी इज 0.083%। ठीक है? करेंटली कितना है, 0.083। क्लियर? अब इंडिया में जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं ये बढ़ना शुरू हुई 1970 से। इन इंडिया इनइक्वालिटीज आर इंक्रीजिंग सिंस 1970, बट इनमें तेजी से कब आई, जब आफ्टर एलपीजी, मतलब 1990 के बाद। आफ्टर 1991 की है वो एलपीजी। आफ्टर 1990 जब एलपीजी इंप्लीमेंट हुआ तो इंडिया में ग्रोथ रेट क्या हुई, इनइक्वालिटी ग्रोथ रेट इज फास्टर। इनइक्वालिटी ग्रोथ रेट इज फास्टर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है? देखो 1990 की बात करें तो गिनी कॉफिशिएंट था 0.063। ठीक है? देन इसके बाद आई बात कब की, 2013 में, ये था 0.80। अभी कितना है, 2020 के अराउंड कितना है ये, 0.83। मतलब क्या हो रहा है, इनइक्वालिटीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही। क्लियर? अब देखो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि इंडिया में रिच जो है रिच होते जा रहे हो, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फर्क इतना है कि इंडिया में जो अमीर लोग हैं वो तेजी से अमीर हो रहे हैं, रिचर आर गेटिंग रिचर एट फास्टर पेस, बट जो पुअर, जो लोअर स्ट्रेटा है, इट्स इंक्रीज रेट इज स्लोअर। उनका ग्रोथ रेट कैसा है, स्लो है। ऐसा नहीं कि जो नीचे वाला आदमी वो गरीब ही मर रहा है, बट क्या है, बेसिकली इट इज अ डिफरेंट दैट देयर ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो। बट इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि इंडिया में पॉवर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई कम हो रही कि नहीं हो रही है? इन इंडिया इट ऑल्सो शोज दैट द पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग। ठीक है? अब देखो वेल्थ के लिए क्या है कि वेल्थ के लिए लोगों के पास प्रॉपर डेटा नहीं होता। भाई आपके पास ब्लैक मनी के रूप में आपकी वेल्थ है तो आप क्या दिखाओगे? तो इंडिया में क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। तो कई बार ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने क्या किया, एक रिपोर्ट में और बताया है कि टॉप 1% जो है वो क्या करती है, 58% नेशनल वेल्थ को हेल्ड करती है। एक बार उन्होंने ये भी बताया है, अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफैम, टॉप 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हेल्ड फॉर 58% ऑफ टोटल वेल्थ इन इंडिया। ठीक है? और देखा जाए अगर वर्ल्ड टॉप 1% हेल्ड फॉर 50% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ, पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का 50% वो हेल्ड करते हैं। अब इंडिया का और वर्ल्ड का देखा जाए तो इंडिया यहां भी
आगे है ना, ये है। इंडिया आगे है, दैट्स व्हाई द इनइक्वालिटीज आर इंडिया इन मोर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देन वी विल डिस्कस द हाउ टू रिमूव इनइक्वालिटीज, मेजर कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।